हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूँ आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2। काफ़ी लेंथी चैप्टर हो गया, लेकिन आपको बहुत चीज़ें डिटेल में समझाई हैं मैंने। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, एनेक्स तो कर लिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, लेकिन वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में करना चाहते नहीं थे, मैंने आपको बताया, बट इनको धीरे धीरे समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन करने से इनके ट्रेड को ज़्यादा फायदा होता है, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया। अब क्या क्या किया इन्होंने? वॉरेन हेस्टिंग्स, ये वो लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है जिनके अंडर हमारी पैरामाउंटसी वाली थियोरी आई थी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो 1773 से लेकर 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके गवर्नर जनरल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था भैया। कैसे? जब ये पावर में आया उस टाइम पे भारत में ब्रिटिशर्स की मेनली 3 प्रेसिडेंसीज थी, यानी 3 हिस्से बना रखे थे उन्होंने अपनी टेरिटरीज के। एक थी बॉम्बे, एक थी मद्रास और एक थी बंगाल। बॉम्बे मतलब आज के दिन जो प्रेजेंट डे मुंबई है, मद्रास यानी चेन्नई, एंड बंगाल तो आप जानते ही हैं, कैलकाटा वगैरह। British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies: Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. तीनों में ही एक गवर्नर होते थे. The supreme head of the administration was the governor general. लेकिन तीनों ही प्रेसिडेंसीज में जो बंगाल का प्रेसिडेंट, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो सबसे ज्यादा सुप्रीम था पावर में, और उसको हम इसीलिए कहते हैं गवर्नर जनरल। Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts. 1772 के बाद से जब वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह पावर में आए तो उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट, ये 2 अलग अलग कोर्ट्स स्थापित कर दी। क्रिमिनल कोर्ट को उस टाइम पे कहा जाता था फौजदारी अदालत, यानी जहाँ पे जो क्रिमिनल होते हैं उनका न्याय किया जाता है। एंड सिविल कोर्ट को कहते थे दीवानी अदालत, जहाँ पे मान लो लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मान लो कि भाई किस चीज़ से, और रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाएगा। Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. अब इनको लॉ बताएगा कौन? ये लोग न्याय तो करने बैठ गए कोर्ट्स खोल के, लेकिन ये लॉ के बारे में पूछते थे भारत के मौलवी और भारत के जो हिंदू पंडित थे उनसे ही। The criminal courts were still under a qazi and a mufti, but under the supervision of collectors. Okay? काजी कौन होते हैं? जज होते हैं। मुफ्ती, a jurist of the Muslim community responsible for expounding the law that the काजी would administer. अब देखिए, ये एक फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ट्रायल क्या होता है? कोर्ट में किसी की पेशी लगना, उसको ट्रायल कहते हैं। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स की पेशी कौन लगाएगा भाई? वो तो गवर्नर जनरल था भारत का। When Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. एक व्यक्ति थे, काफी अच्छे व्यक्ति थे, एडमंड बर्क। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स पे इल्जाम लगाए कि वॉरेन हेस्टिंग्स सोलली रिस्पॉन्सिबल था जो भी बंगाल में पिछले 7-8 साल में गलत काम हुए हैं। This led to an impeachment proceeding in the British Parliament that lasted 7 years. इसके लिए 7 साल तक उन पर सुनवाइयां चलती रही। ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसीजंस नहीं ले पाई। वॉरेन हेस्टिंग्स की सुनवाई होती रही और उन्हें फाइनली इम्पीच कर दिया गया। इम्पीच शब्द का इस्तेमाल किसी प्रेसिडेंट के लिए होता है जनरली। इम्पीच का मतलब होता है रिमूवल, लेकिन आप किसी भी और ऑफिशियल के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं सुनेंगे, एक्सेप्ट फॉर द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट में के लिए कहा क्या गया था? आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑप्रेसर फॉर ऑल। हियर इज अ पैसेज फ्रॉम एडमंड बर्क्स इलोक्वेंट ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या कहा एडमंड बर्क ने? आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। कहते कि भाई मैं इंडिया के लोगों के नाम पर इन्हें इम्पीच कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। whose rights he has trodden under his foot and whose country he has turned into a desert. बोले कि भी मैं उन लोगों के, इंडिया के उन लोगों के बिहाफ पे इनको इम्पीच कर रहा हूँ जिनके अधिकारों का इन्होंने हनन किया है, जिनके अधिकारों का इन्होंने शोषण किया है, और उनके देश को इन्होंने एक बंजर जमीन में कन्वर्ट कर दिया है। Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age,
और इसके अलावा मैं इनको इम्पीच करता हूँ सभी इंसानों के बिहाफ पर, सभी उसके एज ग्रुप्स के बिहाफ पर, तीनों ही जेंडर्स के बिहाफ पर। इन द नेम ऑफ एवरी रैंक आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑप्रेसर ऑफ ऑल, कि भाई मैं पूरी दुनिया के लोगों के बिहाफ पे, पूरी दुनिया के लोगों का जो एनिमी है, जो ऑप्रेसर है, जो उनको परेशान करता है, ऑप्रेस करता है, उसको मैं इम्पीच करना चाहता हूँ। ओके। A major problem was that Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different school of धर्मशास्त्र। अब ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र पढ़ते हैं और हर धर्मशास्त्र के हिसाब से अलग लॉ है, ठीक है। सो वो अलग अलग लॉज जब बताते थे तो जो अंग्रेज वहां पे न्याय करने बैठे हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775, 11 पंडितों को बिठाया गया 1775 में और उनको बोला गया कि भाई तुम ऐसा करो, एक कंप्लीट हमको ना वो दे दो, डाइजेस्ट दे दो, मतलब कलेक्ट करके एक फाइनल लॉ बना के हमें दे दो, हम उसके हिसाब से न्याय कर लेंगे। NB हालहेड ट्रांसलेटेड द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, जो भी उन ब्राह्मणों ने हिंदी संस्कृत में लिखा उसको NB हालहेड ने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश के अंदर। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड, जैसे हिंदुओं के लॉज कंपाइल किए गए इन 11 ब्राह्मणों की मदद से, ऐसे ही मुसलमान लॉज का यानी मुस्लिम लॉज का भी एक बुकलेट सी तैयार की गई जिसके हिसाब से मुसलमानों को जस्टिस दिया जाता था इन कोर्ट्स में। रेगुलेटिंग एक्ट आया फिर 1773 का, जिसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थापित की गई, जबकि कोर्ट ऑफ अपील फिर भी थी कौन सी, सदर निजामत अदालत, ओके, जो कि कैलकाटा में थी। द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, कलेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था भैया उस टाइम पे इंडियन डिस्ट्रिक्ट में। आज के दिन भी कलेक्टर की बहुत वैल्यू है। कलेक्टर कौन है, कलेक्ट करने वाला। क्या कलेक्ट करेगा कोई व्यक्ति, टैक्स कलेक्ट करेगा या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। As the title suggests, his main job was to collect revenue and tax and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. Okay, his office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced the previous holders of society. ये जो कलेक्टर है ये दरोगा यानी कि पुलिस के जो कर्मी होते हैं या फिर जो बड़े पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं एसपी वगैरह, या फिर जो जजेस होते हैं जो न्याय करते हैं, इन तीनों चारों कैटेगरी के लोगों की सहायता से प्रदेश में जिस भी प्रदेश का कोई कलेक्टर है वहां पे वो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि आप कंपनी की आर्मी के बारे में समझे, जरूरी है कि आप मुगल आर्मी के बारे में समझे। मुगल आर्मी जो है वो कुछ उसके मेन पार्ट्स थे, फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैवलरी, कैवलरी बोले तो सवार, ठीक है, जो घुड़सवार होते थे वो कैवलरी का हिस्सा होते थे। इससे अगली जो कैटेगरी थी, इससे अगली जो एक सेक्शन था मुगल आर्मी का वो था इन्फेंट्री का, ठीक है, जो कि पैदल दौड़ने वाले सैनिकों की टुकड़ी होती थी। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, उनको तीर अंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी और स्वॉर्ड यानी कि तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। मुगलों को लगा ही नहीं कि कभी उन्हें इससे ज़्यादा एडवांस आर्मी की ज़रूरत पड़ सकती है और यही शायद उनकी कमी रह गई। The rural areas had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with pedal soldiers. जो मुगल जो रूरल एरियाज थे यानी गांव वाले जो इलाके थे वहां से किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी मुगल आर्मी में। और इस एक एक जो फीचर था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था मुगल आर्मी का, उसको अंग्रेजों ने भी बाद में इम्प्लीमेंट किया जब वो इंडिया से अपनी खुद की आर्मी बनाने लगे थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh, Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. बनारस, अवध ऐसे जो स्टेट्स मुगलों के खत्म होने के बाद, मुगलों की पावर कम होने के बाद उभरे, उन्होंने मतलब पर्टिकुलरली किसानों को, गांव के किसानों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उसी तरह से गांव के किसानों को एम्प्लॉय करके, किसान के बच्चों को एम्प्लॉय करके उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके सिपाही बना दिया था। अब सिपाही अंग्रेजों से बोला नहीं जाता था तो उन्होंने इसको सिपॉय सिपॉय बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेजी में सिपाही को आज के दिन सिपॉय कहते हैं, ठीक है। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड, अब वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। जैसे आप देखिए कि आज से 500 साल, 800, 1000 साल पहले जो वॉर्स लड़ी जाती थी वो तलवारों से, ठीक है, भालों से लड़ी जाती थी।
आज से 500 साल पहले जो लड़ाइयाँ थी उसमें गोला बारूद यूज होने लगा। आज से 300 साल पहले बंदूकों का यूज होने लगा। आज से तकरीबन 100 साल पहले आप मान लीजिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि वॉर की जो मतलब एक तरीका होता है वॉर लड़ने का, वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। कैवलरी की जरूरत कम होने लगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। अब देखिए क्या है कि ब्रिटिश एम्पायर को 3 जगह पे वॉर्स लड़नी पड़ रही थी, और जहां पे वो वॉर्स लड़ रहे थे वहां के जो उनके एनिमीज थे वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते थे। उस एडवांस टेक्नोलॉजी को compete करने के लिए ब्रिटिश आर्मी को भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी खुद यूज करनी पड़ती थी। समझे? The soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military requirement, एंड इसीलिए जो इन्फेंट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि पैदल सेना जो होगी वही बंदूकें यूज़ करके गोलियां चला सकती है। घुड़सवार इतने अच्छे से गोली नहीं चला पाएंगे, तो कैवलरी की इंपॉर्टेंस कम हो गई और पैदल सेना की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई। इन द अर्ली 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European style training. सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देने पर जोर देने लगे अंग्रेज। डिसिप्लिन में रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। उनकी लाइफ को रेगुलेट करने लगे अंग्रेज। Often this created problems since caste and community feelings were ignored. अब क्योंकि अंग्रेजों ने एक पूरा एक मतलब सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया, एक डिफाइन कर दिया सिस्टम की इसी तरीके से फौजियों ने रहना है, लेकिन उन्होंने इस बात को इंक्लूड किया ही नहीं कि वो जो फौजी है मान लीजिए उसको उसके रिलीजन की वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है इन रूल्स को फॉलो करने में। इन बातों पर मिलिट्री ने ध्यान, इन बातों पर अंग्रेजों ने ध्यान दिया नहीं, और वो गांव के जो मतलब हिंदुओं को लगा रहे थे तो हिंदुओं के रिलीजन्स के अगेंस्ट रूल बना रहे थे, ठीक है। मुस्लिम्स को लगा रहे थे अगर आर्मी में तो उनके रिलीजन के अगेंस्ट रूल बना रहे थे। Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कास्ट से रिलेटेड या फिर अपने रिलीजन से रिलेटेड भावनाओं को इतनी आसानी से जाने देगा सिर्फ नौकरी के लिए? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? What did the sepoys feel? कैसा फील होता होगा उन सिपाहियों को? How did they react? ठीक है। और रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो हमें यही बताता है कि एक्चुअली में जो सिपाही हैं उनको कैसा लगता था, उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया, जो किसान वर्ग है वो कैसा फील करता था, उसने क्यों रिवोल्ट किया। अब कंक्लूजन क्या है? दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक बहुत पावरफुल ऐसी मतलब एक पावर बन के उभरी जिसने ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट पूरे ही इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। The arrival of new steam engines in the early 19th century. Steam engines बोले तो स्टार्टिंग की जो रेल चलाने की टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से क्या हुआ? It aided the process, यानी जिस तरीके से ब्रिटिशर्स काम करते थे भारत में उसको और भी ज्यादा सहारा मिल गया स्टीम इंजन्स की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इजी हो गया। Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. अगर आप समुद्री यात्रा करके ब्रिटेन से भारत आते हैं तो मैंने आपको पूरा मैप में दिखाया था कि कैसे आपको पहले अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे जाना होगा, वहां से फिर आपको इंडिया में आना होगा। कहने का मतलब है कि उसमें आपको लग जाएंगे तकरीबन 6 से 9 महीने, लेकिन स्टीम इंजन के आने की वजह से यही जो सफर है ये 3 हफ्तों में कंप्लीट हो सकता था। By 1857, the company came to exercise direct rule over 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent. 1857 तक, जब तक 1857 आया, by that time जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत की 63% टेरिटरी पर कब्जा करके बैठी थी, और उस 63% टेरिटरी में भारत की 78% पॉपुलेशन रहती थी। Combined with its indirect influence on the remaining territories and the population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under their control. और ऐसा नहीं था कि जो बाकी का मान लीजिए 63% के अलावा जो 37% बच गया, ऐसा नहीं था कि वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से परे थे, उन पर भी ब्रिटिशर्स का दबाव रहता था, वो भी ब्रिटिशर्स के हिसाब से अपनी मतलब एक्टिव पॉलिसीज को डिजाइन करते थे। लेकिन बस ये है कि ना ही वो सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा थे, ना ही वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का हिस्सा थे, लेकिन डरते और दबते वो भी थे ब्रिटिशर्स से।
ओके, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या किया, ऑलमोस्ट एक टाइम पे ऑल ऑफ इंडिया को उन्होंने कंट्रोल किया है, रूल किया है। अब एक बार कहीं और की कुछ कहानियां पढ़ लेते हैं। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, कैसे अफ्रीकन को स्लेव्स की तरह यूज किया जाता था, बेचा खरीदा जाता था। द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड सदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी, यानी 1601 से लेकर 1699 के बीच में डच जो शिप्स थी वो सदर्न अफ्रीका में पहुंची, साउथ अफ्रीका में। सून अ स्लेव ट्रेड बिगेन, और जल्दी ही अफ्रीकन्स को स्लेव की तरह बेचना और खरीदना शुरू कर दिया गया। एक स्लेव्स का ट्रेड यानी व्यापार शुरू हो गया। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट्स। When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape, located at the southernmost tip of Africa. देखिए क्या मतलब, क्या दुर्गति है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की क्या दुर्गति है। आज से 300 साल 250 साल पहले ही इंसान को ही इंसान नौकर की तरह, स्लेव की तरह रखता था, चेन बांध कर रखता था गले में, जैसे हम कुत्तों को चेन में बांध कर रखते हैं। सो बहुत सैडनिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है कुछ बातें। 1834 में स्लेवरी को बैन किया गया था, लेकिन 1834 में भी जब से बैन किया गया उस टाइम पे केप ऑफ गुड होप, हमने सदर्न साउथ अफ्रीका के टिप पे देखा था ना, सबसे नीचे जहाँ पे ब्रिटिश की शिप्स आकर रुकती थी, वहां पे केप ऑफ गुड होप पे तकरीबन 36,774 36,774 स्लेव्स थे, प्राइवेटली ओन्ड, और वो इंसान ही थे। ठीक है। A visitor to the Cape in 1824 had left a moving account on what he saw as at a slave auction. एक व्यक्ति ने इसके बारे में कुछ चर्चा की है अपनी लिखी हुई चीजों में, उसको पढ़ते हैं। Having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction. कहते भाई हमने सुना था कि जो ऑक्शन है यानी बोली जिसकी लगाई जाती है, बोली के थ्रू हमने तो सुना था कि गाय भैंस बिकती हैं, भेड़ बकरियां बिकती हैं। We halted our wagon for the purpose of procuring fresh oxen. हमने अपनी गाड़ी रोकी एक नया सा मतलब सांड बैल वगैरह खरीदने के लिए। Among the stock was a female slave and her 3 children. The farmer examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately and to different purchasers. ये व्यक्ति कहते हैं कि जब ये एक जानवर को खरीदने गए थे मार्केट में, तो वहां पे इन्होंने मार्केट में बिकने के लिए एक महिला को भी देखा जो कि स्लेव थी, लेकिन उस महिला के 3 बच्चे थे। उनको देखने वाले लोग इस तरीके से आ रहे थे, उनको चेक कर रहे थे जैसे कि पता नहीं कोई जानवर ही हो। ठीक है। वो चारों व्यक्ति जो थे एक फैमिली का हिस्सा थे, उनको अलग अलग व्यक्तियों को बेच दिया गया। The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heart-rending looks upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parent. एक माँ को उनके बच्चों से दूर कर दिया गया, उन्हें बेच दिया गया, अलग अलग फैमिलीज को बेच दिया गया, तो शायद वो दोबारा कभी अपनी फैमिली को मिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते जिंदगी में। वो महिला शायद अपने बच्चों को दोबारा नहीं देखेगी, वो बच्चे अपनी माँ को दोबारा नहीं देखेंगे। ये था एक इवेंट कह सकते हैं। Contrasted with the marked insensitivity and jocular countenances of the spectators, और लोग वहां पे मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, जैसे इन लोगों में तो कोई, जिनको ये स्लेव कह रहे हैं, इनमें कोई भावना ही नहीं है। Quoted in Nigel Warden et al. The Chains That Bind Us, A History of Slavery at the Cape 1996. किताब का जिक्र है, किताब का नाम गिवन है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। भाई इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। स्लेवरी के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके अपना ट्रेडिंग एक मतलब एम लेकर आए थे वो व्यापार करने का, और धीरे धीरे कैसे उसमें बदलाव आए, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एंड दिस क्लास ends here. This class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, महामारी से बचे रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।